दिवस। दक्षिण बिहार केंद्रीय विश्वविद्यालय गया के संपूर्ण परिवार के सदस्यगण, नगर से आए हुए गणमान्य अतिथिगण, विश्वविद्यालय के छात्र एवं छात्राएं एवं मीडिया के लोग, गणतंत्र दिवस की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। आज एक अभूतपूर्व अवसर है जब हम वंदे मातरम की रचना के 150 वर्ष पूरे कर रहे हैं और इसलिए यह एक अभूतपूर्व अवसर है। वंदे मातरम का गान करते हुए जिन शहीदों ने आजादी का संकल्प लेकर अपने प्राण न्यौछावर कर दिए, आज उनके प्रति हम अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। मान्यवर गणतंत्र दिवस केवल एक तिथि नहीं है, केवल एक दिन नहीं है, बल्कि आज पर्व है, गणतंत्र का महापर्व है। इस 77वां जो गणतंत्र दिवस है, यह हमें अवसर देता है कि हमारी क्या उपलब्धियां रही और आज हमारे सामने चुनौतियां क्या हैं। आज हम सभी को अपने हृदय पर हाथ रख कर के विचार करना होगा कि क्या जो संविधान की स्पिरिट थी, जो आज ही के दिन लागू हुआ था, जिस भाव भावना, जिस उद्देश्य को लेकर के भारत का संविधान लागू हुआ, क्या हम उन उद्देश्यों को प्राप्त कर चुके हैं? और यदि कहीं चूक हुई है तो कहां से चूक है? आज यह विश्लेषण का दिन है। केवल यह टिक मार्क कार्यक्रम नहीं है, बल्कि आस्था और निष्ठा का पर्व है। निसंदेह जब से गणतंत्र दिवस मनाया जाना प्रारंभ हुआ, तब से लेकर अब तक बहुत सारी उपलब्धियां हमारे खाते में हैं। जब गणतंत्र दिवस लागू हुआ था, उस समय हमारी 38 करोड़ जनसंख्या थी, 38 करोड़, और उस जनसंख्या को भोजन कराना एक गंभीर चुनौती थी। आज हम 140 करोड़ हैं और मुझे यह कहने में गर्व और गौरव महसूस हो रहा है कि आज हम अनाज के, हम खाद्यान्न के आयातक नहीं बल्कि निर्यातक हैं। 80 करोड़ लोगों को राशन उपलब्ध कराया जाता है बिना किसी मूल्य के। यह हमारी उपलब्धि है। आज खेत से लेकर के खेल के मैदान तक और युद्ध के मैदान तक हर क्षेत्र में भारत ने एक मिसाल कायम किया है।
यदि हम कृषि की बात करते हैं तो आज हम हरित क्रांति से लेकर के डिजिटल क्रांति तक की यात्रा कर चुके हैं। चावल का उत्पादन इस बार विश्व में सर्वाधिक भारत में हुआ है, यह भारत के खाते में जाता है। उद्योग और विनिर्माण की यदि हम बात करें तो आज जितने तेजी से हमारा आर्थिक तंत्र विकसित हो रहा है, इन उद्योग और विनिर्माण के चलते यह दुनिया में किसी भी देश से आगे है। हमारा लक्ष्य है जल्दी से जल्दी 2028 तक भारत को 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाना। आपको मालूम होगा कि आजादी से लेकर 60 साल बाद 2007 में 1 ट्रिलियन इकोनॉमी हुई, लेकिन दूसरा ट्रिलियन प्राप्त करने में मात्र 7 साल का समय लगा और तीसरा ट्रिलियन 3 ट्रिलियन की इकोनॉमी 2021 में हो और आज 2025 में 4 ट्रिलियन इकोनॉमी है और आज भारत दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है और जल्दी ही हम तीसरे स्थान पर पहुंच जाएंगे। ये राष्ट्रीय स्तर पर हमारी उपलब्धियां हैं। हमारा उद्देश्य है आत्मनिर्भर होना। भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री ने आत्मनिर्भर भारत बनाने का संकल्प लिया है। 2047 तक भारत को एक विकसित राष्ट्र के रूप में स्थापित करने का संकल्प लिया है। जब तक हम दूसरों पर आश्रित रहते हैं, अपमान सहना पड़ता है। दूसरों पर आश्रित रहना, दूसरों पर निर्भर रहना, दूसरों के भरोसे रहना, यह सबसे बड़ा अपमान है। इसमें स्वाभिमान सुरक्षित नहीं रहता। भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री ने यह संकल्प लिया है कि हम आत्मनिर्भर होंगे और चाहे कृषि का क्षेत्र हो, चाहे उद्योग का क्षेत्र हो, चाहे शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे चिकित्सा का क्षेत्र हो, चाहे रक्षा का क्षेत्र हो, चाहे सुरक्षा का क्षेत्र हो, हर क्षेत्र में हम आत्मनिर्भर बनेंगे। भारत ने ऐसा संकल्प लिया है क्योंकि दूसरों के शर्तों पर जीना अपमान है और इससे बड़ा कोई अपमान नहीं। और आप देख रहे हैं विश्व स्तर पर ग्लोबल पर्सपेक्टिव में जो चल रहा है, मनमाने तरीके से अपनी शर्तों को मनवाने का सिलसिला शुरू हो गया है। ऐसे समय भारत के सामने कठिन चुनौती है। आज हमारे सामने चुनौती है कि क्रिटिकल टेक्नोलॉजी को कैसे पूरा किया जाए। लेकिन मुझे कहने में यह गर्व हो रहा है कि जो क्रिटिकल टेक्नोलॉजी, जैसे लिथियम बैटरी से लेकर के सेमीकंडक्टर तक, एआई से लेकर के डेटा साइंस तक, कंप्यूटर क्लाउड कंप्यूटर से लेकर के जितने क्रिटिकल टेक्नोलॉजी का आयाम हो सकते हैं, सब भारत में शुरू हो चुके हैं। भारत के ब्रह्मोस मिसाइल दुनिया के सामने एक उदाहरण है। भारत की 2 बेटियों ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान एक मिसाल कायम किया। सोफिया कुरैशी और व्योमिका सिंह, आज हम इस अवसर पर उनका सम्मान करते हैं, उनके प्रति श्रद्धा से उन्नत है। आज गणतंत्र दिवस के अवसर पर, गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर भारत के राष्ट्रपति ने 5 लोगों को
विविध क्षेत्रों में उत्कृष्ट सेवा के लिए 5 विभूषण, पद्म विभूषण, 13 लोगों को पद्म भूषण और 113 लोगों को पद्मश्री का सम्मान दिया है। मैं उन सभी के प्रति अपनी सम्मान व्यक्त करता हूं और उनके उज्जवल भविष्य की कामनाएं करता हूं। शिक्षा के क्षेत्र में एनईपी राष्ट्रीय स्तर पर लागू हो चुकी है और विश्वविद्यालय भी अपने स्तर पर लागू कर चुका है। लेकिन इन सारी उपलब्धियों की सार्थकता तभी है जब हम समाज के निचले पैदान पर खड़े हुए व्यक्ति तक इन उपलब्धियों को पहुंचाएं, क्योंकि सबके पास एक मर्यादापूर्ण जीवन हो, यह भारत के संविधान का संकल्प है। बंधुओं, हमारे सामने उपलब्धियां तो बहुत हैं आर्थिक क्षेत्र में, रक्षा के क्षेत्र में, लेकिन यदि मुझसे कोई पूछे कि आज़ादी के बाद इस देश के सामने सबसे बड़ी उपलब्धि क्या है, मैं कहूँगा कि लोकतंत्र। आज़ादी के बाद से लेकर अब तक 18 बार भारतीय संसद का चुनाव हो चुका है और बिना किसी आक्षेप के, बिना किसी संघर्ष के जितनी सहजता और सरलता से सत्ता का हस्तांतरण होता रहा है वह दुनिया के अन्य देशों के लिए एक मिसाल है। क्या हुआ अमेरिका में, आपने देखा होगा सत्ता के हस्तांतरण में, और हमारे अगल बगल के देशों में क्या हो रहा है। अभी चाइना में क्या हुआ, अस्थिरता का वातावरण चाइना में क्या है। ठीक है, लोकतंत्र कहने के लिए है, लेकिन वहां पर एक ही पार्टी लड़ती है। वहां लोकतंत्र की कल्पना ही नहीं की जा सकती। जो हमारे बगल में एक पड़ोसी है चाइना, उसकी भी क्या है स्थिति हुई, अरे ये नेपाल की अस्थिरता का वातावरण। श्रीलंका में क्या क्या खेल हुआ सब आप लोग देखेंगे, कैसे संसद में वहाँ के लोग ही पूरा जनता घुस गई। और हमारे 2 पड़ोसी हैं, विलक्षण पड़ोसी, पाकिस्तान और बांग्लादेश के बारे में क्या कहना। पाकिस्तान में जो विरोधी हो जेल के अंदर में बंद है, उसके सारे सहयोगी बंद है, उसकी पार्टी पर प्रतिबंध है, सेना का आधिपत्य है, और कब तक ये चलेगा कोई ठिकाना नहीं है। और बांग्लादेश के लिए तो इतना ही हम कहेंगे कि नेकी कर दरिया में डाल। बांग्लादेश के लिए जो हम लोगों ने किया, जो इस देश के लोगों ने, जो इस देश की सेना ने किया, वह पूरे विश्व में बेमिसाल है। बांग्लादेश को एक पहचान दिया, बांग्लादेश को एक आवाज़ दिया, उसको एक नाम दिया, पूर्वी पाकिस्तान से हटा करके बांग्लादेश, बांग्ला की पहचान दिया। आज वहाँ भी क्या हो रहा है, आज वहाँ भी लोकतंत्र खतरे में है। विपक्षी पार्टी पर पाबंदी है। तो इन सभी के बीच में एक भारत ही एक ऐसा देश है जो लोकतंत्र का दावा कर सकता है कि हमारे यहाँ लोकतंत्र है। भला या बुरा हम सभी को वोट देने का अधिकार है, क्योंकि यह जनता की सरकार है, जनता के लिए है, जनता के द्वारा है। भला या बुरा इस देश में वोट देने का अधिकार है, अन्य देशों में नहीं है। बंधुओं, देश बदल रहा है, देश बदल रहा है। जो कभी राजपथ हुआ करता था, जो कभी किंग्स वे कहलाता था, आज वह कर्तव्य पथ हो गया है। यह एक संदेश है। जो केंद्रीय सचिवालय कहलाता था, सेंट्रल सेक्रेटेरिएट,
आज वह कर्तव्य भवन हो गया है। देश का वातावरण बदला हुआ है और ऐसे बदले हुए वातावरण में हम सभी को ही बदलना है। और मुझे लगता है कि निश्चित रूप से सकारात्मक परिवर्तन होगा। यह तो राष्ट्रीय स्तर पर उपलब्धियां रही। दक्षिण बिहार केंद्रीय विश्वविद्यालय बिहार ही नहीं, भारत का गर्व और गौरव है। अपने अल्प समय में विश्वविद्यालय ने नैक द्वारा A++ का ग्रेड हासिल किया, कैटेगरी 1 का स्टेटस हासिल किया, पर्स की प्रेस्टिजियस ग्रांट मिली, PM प्रोफेसरशिप इसी विश्वविद्यालय को, जो भारत में केवल 12 विश्वविद्यालयों को मिला, इस विश्वविद्यालय को ही मिला है। यह प्रगति का मिसाल है। 4 सालों में हमारी छात्र संख्या 2 गुनी हो गई, लेकिन ये हमारे 2 गुनी छात्र, 5000 छात्र हमारे लिए भार नहीं, हमारे लिए उपहार है। और यह संख्या बढ़े। हम तो यही भगवान से निवेदन करते हैं, अनुरोध करते हैं, प्रार्थना करते हैं कि हमको संख्या बढ़ने से डर नहीं है, उस भार से हमको चिंता नहीं है। हमारे कंधों को मजबूत करें, हम भार सहने को तैयार हैं। और एक एक बच्चे पर हमारा ध्यान रहेगा, एक एक लड़के की पर मेंटर है। जैसे हर पौधे को अलग अलग खुराक चाहिए, हर बच्चे को अलग अलग खुराक चाहिए, वह खुराक देने को हम तैयार हैं। हमारे पास संसाधन सीमित है। सीमित संसाधनों में, सीमित समय में इस विश्वविद्यालय ने उत्कृष्टता हासिल करने का एक मिसाल कायम किया है, जो अन्य विश्वविद्यालयों के लिए अनुकरणीय है। और केंद्रीय विश्वविद्यालय अन्य विश्वविद्यालयों के सामने एक मानक स्थापित करे। शायद उस मानक को केंद्रीय विश्वविद्यालय दक्षिण बिहार स्थापित कर रहा है। हमारा दायित्व है कि छात्रों को संवारें, उनको सजाएं, उनको निखारें और देश समाज के अनुकूल और अनुरूप बनाएं। यह आज हमारी प्राथमिकता है। मैं जानता हूं, मैं विश्वविद्यालय के कर्मयोगियों को, चाहे वह शिक्षक हों चाहे कर्मचारी हों, उनको मैं साधुवाद देना चाहूँगा, जिन्होंने सीमित सुविधाओं में इतनी उत्कृष्टता हासिल करके दूसरे विश्वविद्यालयों के लिए एक आईना दिखाया है कि सीमित संसाधनों में भी अच्छा किया जा सकता है। और हम अपने छात्रों के प्रति शुक्रगुजार हैं। हम उनके प्रति आभार ज्ञापित करते हैं कि ऐसे छात्र भी कहीं नहीं मिलेंगे। ऐसे कहीं छात्र भी नहीं मिलेंगे। मैं जानता हूं कि उनके पास सुविधाओं का अभाव है। हर छात्र को, हर छात्रा को हॉस्टल नहीं मिल पा रहा है, लेकिन हम तैयार हैं। हम इस प्रयास में लगे हुए हैं कि एक ऐसा दिन आए जब सबको छात्रावास उपलब्ध हो। हॉस्टल की डिमांड हम लोगों ने किया है, बड़ी तेजी से उस पर काम हो रहा है। शिक्षकों का आवास जो हमारे लिए चुनौती थी, गया से प्रातः काल उठ करके आना और फिर देर रात तक जाना। मैं जानता हूं कि इस विश्वविद्यालय में ऐसे संस्कृति वाले शिक्षक हैं जो 8 बजे आते हैं, 8 बजे रात तक कैंपस में रहते हैं। कितना चुनौती बड़ा काम है। अब हमारे पास टाइप 3, टाइप 4 का आवास बनकर तैयार है। शॉपिंग कॉम्प्लेक्स भी तैयार है। 4 एकेडमिक बिल्डिंग्स बन रही हैं। और सबसे बड़ी उपलब्धि बताऊं कि इस कैंपस में जो रहने वाले शिक्षकों के, कर्मचारियों के जो परिवार हैं, बगल में NTRO का परिवार रहेगा, उनके लिए विश्वविद्यालय में 1 तारीख से केंद्रीय विद्यालय की शुरुआत होने जा रही है। छात्र केवल अभी तक तो धूप में, बरसात हो जाए तो नहीं खेल पाते हैं,
जबकि हमने न आह्वान दिया, प्रधानमंत्री जी के आह्वान को दोहराया कि फिटनेस का डोज आधा घंटा रोज, उसको कार्य रूप देने के लिए कि वर्ष पर्यंत हमारे छात्र खेल सकें, मल्टीपर्पज हॉल बन रहा है, जल्दी ही तैयार हो जाएगा। CIF बिल्डिंग भी बनने जा रही है, डेटा सेंटर बनने जा रहा है। 800 करोड़ का प्रपोजल हमने केंद्र सरकार के पास भेजा है, जो लगभग 80% औपचारिकताएं जिसकी पूरी हो चुकी है। और यह आ गया तो वह दिन दूर नहीं जब हर छात्र को छात्रावास मिलेगा, हर छात्र को छात्रावास मिलेगा। हर्बल गार्डन बन चुका है। हम आत्मनिर्भरता की ओर अग्रसर हैं। लेकिन हमारा केवल विश्वविद्यालय की चारदीवारी के अंदर ही मुझे नहीं रहना है। इस विश्वविद्यालय की चारदीवारी के बाहर एक विराट समुदाय है, उसकी भी चिंता करना विश्वविद्यालय की दायित्व है। वो कि मेरा मानना है कि पथ का अंतिम लक्ष्य नहीं, पथ का अंतिम लक्ष्य नहीं, सिंहासन चढ़ते जाना, सब समाज को लिए साथ में आगे ही बढ़ते जाना, आगे ही बढ़ते जाना। विश्वविद्यालय की उन्नति के साथ साथ समाज की भी उन्नति हो, विश्वविद्यालयों की उपलब्धियों का लाभ इस समाज के लोगों को भी मिले, समाज के लोग विश्वविद्यालय को अपने हाथों में लें, यह हमारी प्राथमिकता है। इसलिए विश्वविद्यालय ने बहुत सारे उपक्रम शुरू किया है। अभी भारत सरकार के हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट द्वारा, जो कृषि विभाग के अंदर काम करता है, मधुमक्खी पालन और प्रशिक्षण केंद्र मिला है। अगल बगल के लोग आकर के वहाँ सीख सकते हैं। IFS मॉडल, जिसके अंदर डेयरी, गोट्री, पोल्ट्री, वेजिटेबल, ये सारी चीज़ों की ट्रेनिंग आकर के ले सकते हैं। हमारा तो मनसा है, हमारी मनसा है कि विश्वविद्यालय का हर छात्र कोई न कोई एक हुनर सीखे, एक कौशल सीखे। और भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री की जो मनसा है कि हम रोजगार मांगने वाले नहीं, रोजगार देने वाले बने, उसको पूरा कर सकें। बंधुओं, आज गणतंत्र दिवस है। मुझे ईमानदारी से यह स्वीकार करना होगा कि उपलब्धियों के साथ साथ हमारे सामने चुनौतियां हैं। जब हम भारत के लोग कहते हैं, भारत माता की जय कहते हैं, तो भारत माता के निवासियों में एक पुत्र से दूसरे पुत्र में विभेद क्यों? ऊंच नीच का भेदभाव क्यों? यह जब तक कुरीतियां समाज में रहेंगी, अंधविश्वास जब तक रहेगा, दहेज प्रथा रहेगी, सामाजिक विषमता रहेगी, क्या यह लोकतंत्र इससे मजबूत होगा? एक प्रश्नवाचक चिन्ह है। हमारे लिए यह चुनौतियां हैं। आइए इस छुआछूत, स्वार्थ साधना और भेद भावना को दूर करने का संकल्प लें। आज गणतंत्र दिवस के अवसर पर यह संकल्प लेने का अवसर है। और मेरा तो अटूट विश्वास है कि यह ताना बाना बदलेगा। गंगा की कसम, यमुना की कसम, यह ताना बाना बदलेगा। गंगा की कसम, यमुना की कसम, यह ताना बाना बदलेगा। कुछ तू भी बदल, कुछ तू भी बदल, बदलेगा जमाना, बदलेगा, बदलेगा। यदि हम इसको बदलने का संकल्प लेते हैं तो यह बदलेगा। लेकिन इसके लिए हम सभी को एक संकल्प लेना होगा। हम संकल्प लेना पड़ेगा कि जब हम भारत के लोग कहते हैं तो इसमें न कोई जात भेद है, न कोई वर्ग भेद है, न क्षेत्र भेद है। सब हम भारत के निवासी एक हैं। कश्मीर से लेकर के कन्याकुमारी तक, हिंद महासागर से लेकर के हिमालय तक, और अरुणाचल से लेकर के
हिमाचल तक पूरा भारत एक। आपने भारत की डाइवर्सिटी को देखा और हमारे बिहार की भी उत्कृष्टता को भी देखा इन झांकियों के माध्यम से। हमारे एनसीसी और एनएसएस के जवानों का, छात्रों का परेड आपने देखा। ये भारत के किसी भी विश्वविद्यालय से उत्कृष्ट हैं। मैं इनको साधुवाद और इनको बधाई देता हूँ। और इनको परिश्रम कराने में, इनको सिखाने में, इनको गढ़ने में, इनको सजाने में, इनको संवारने में, इनको निखारने में लगे हुए इन शिक्षकों को भी मैं साधुवाद देता हूँ। लेकिन आइए आज संकल्प लें कि ये जो रूढ़ियाँ हैं, ये गलत परंपराएं हैं, यह भेदभाव है, उसको तोड़ने का संकल्प लें। रूढ़ियों को तोड़ दो, परंपराएं छोड़ दो। रूढ़ियों को तोड़ दो, परंपराएं छोड़ दो, भला न जिसमें देश का वो काम करना छोड़ दो। आइए आज संकल्प लेते हैं कि जिसमें देश का भला नहीं वो काम हम नहीं करेंगे। और यदि हमने यह संकल्प लेकर के काम किया तो यह भारत का लोकतंत्र दुनिया के लिए ध्रुवतारा होगा। दुनिया के सारे देश इसको लेकर के आगे चलेंगे। लेकिन आज हम संकल्प लें कि हमारे चतुर्दिक जो भी है, जो भी कमजोर है, अशक्त है, निर्धनता, निरक्षरता और विवशता का जीवन जी रहा है, उसको भी एक गरिमा में जीवन मिले। अरे हम पढ़ लिखे लिए, हम संपन्न हो गए, तो हमारी संपन्नता का लाभ इस समाज को मिले, इस राष्ट्र को मिले। यह आज संकल्प लेने का समय है। दिनकर जी की पंक्तियां हैं ना, उन्हीं के साथ मैं इसको समाप्त करना चाहूंगा कि सुख शांति नहीं है तब तक, सुख शांति नहीं है तब तक समभाग नहीं सब नर का हो। सुख शांति नहीं है तब तक समभाग नहीं सब नर का हो। नहीं किसी को बहुत अधिक हो, नहीं किसी को कम हो। यदि आपने इस भाव को लेकर के काम किया तो यही आज इस गणतंत्र दिवस को मनाने का पर्व है। हम उन शहीदों को याद रखें, हम त्याग करने वालों के याद रखें, उनके सपनों को याद रखें और हम अपने सपनों को उनको पूरा करेंगे। यही गणतंत्र दिवस का अभिप्राय है। आइए इस महापर्व के अवसर पर हम सभी संकल्प लें कि जात से, भाषा से, क्षेत्र से, संप्रदाय से ऊपर उठ करके समाज हित में और राष्ट्र हित में काम करते हुए अपने जगह पर अपने कर्तव्य बोध को जगाते हुए, अपने कर्तव्य पर चलते हुए विकसित भारत 2047 के लक्ष्यों को प्राप्त करेंगे। हमारा विश्वविद्यालय उसमें सहभागी बनेगा, उसमें सहयोगी बनेगा, एक मिसाल कायम करेगा, ऐसा मेरा अटूट विश्वास है। पुनः आप सभी को शुभकामनाएं देते हुए अपनी वाणी को विश्राम देना चाहूँगा। भारत माता की।